गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना अर्थशास्त्र, मैंने आपको पूरा इतिहास के सारे चैप्टर जो भी आ रहे थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम MCQ क्वेश्चन करेंगे बिकॉज आपके MCQ भी आ रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं MCQ क्वेश्चन। देश के प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। किसकी? देश की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, यानी देश में कितने जने रहते हैं और उसको डिवाइड करके कि सभी लोग पूरा एक साल में कितना कमाते हैं। नेक्स्ट है, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि केरल में जो है हम कह सकते हैं केरल में बहुत अच्छा स्वास्थ्य है और शिक्षा के लिए सुविधाएं अच्छी हैं। तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, मूल स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। तीसरा है, शिशु मृत्यु दर का क्या सूचित करता है? तो शिशु मृत्यु दर वो होता है जहाँ पे एक वर्ष में, मतलब एक साल में अगर 1000 जीवित बच्चों में से मतलब कितने मर जाते हैं, उन्हें हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी किसी वर्ष में पैदा 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात हम शिशु मृत्यु दर में लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वो सबसे कम केरल में। अभी हमने पढ़ा था केरल में कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य और एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? तो श्रीलंका में सबसे अधिक है, भारत से भी अधिक है। आज हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या प्राप्त किए जा सकते हैं? लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। GDP का क्या अर्थ है? GDP हमारी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस यानी सकल, डोमेस्टिक यानी घरेलू और प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8। देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो हम अगर कोई देश विकास है उसकी तुलना हम संसाधनों पे नहीं कर सकते, क्योंकि किसी जगह पे संसाधन ज़्यादा भी होते हैं, किसी पे कम भी। हम नंबर, मतलब कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, उससे भी नहीं कर सकते। हम औसत आय यानी उस देश में लोग कितना कमाते हैं पर एनम, यानी कितने एक साल में कितना कमाते हैं, हम उससे कर सकते हैं तुलना। और ये आपको तुलना करने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? हमें उसकी प्रति व्यक्ति आय, यानी हर पर्टिकुलर पर्सन कितना कमाता है वो मिलता है। किसी देश को विकास के निम्नलिखित में से क्या आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर कर सकते हैं हम। औसत साक्षरता दर यानी कितना पढ़ा है, इस पे नहीं कर सकते। लोगों का स्वास्थ्य स्तर, इस पे भी नहीं कर सकते। हम विकास जो है प्रति व्यक्ति आय पे ही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो जिसमें सबसे ज़्यादा मानव का विकास होता है वो केरल है। आपको ये याद रखना है, 1 मार्क में आ सकता है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? तो गैर नवीनीकरण संसाधन है हमारा खनिज तेल। 1 सही है, और ये नवीनीकरण है, जल भी है, वायु ऊर्जा भी है, बट खनिज तेल थोड़ा गैर नवीनीकरण में आ जाएगा। UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसी देश को हम उसके शिक्षा के स्तर, उसके स्वास्थ्य के स्तर और उसके प्रति व्यक्ति आय तभी हम आंक सकते हैं। तीनों ही हमने आगे जाके पढ़ा था चैप्टर में, तो आपका उपरोक्त सभी आ सकता है। अब यहाँ पे जो है वही क्वेश्चंस दे रखे हैं जो मैंने अभी आपको पूछे। हम लॉन्ग आंसर टाइप यानी लघु दीर्घ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी किसी एक के लिए विकास है तो किसी दूसरे के लिए वो अविकास भी हो सकता है। तो आपको इसे समझाना है, क्योंकि हम हर व्यक्ति, हर समूह के विकास के लक्ष्य जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है, क्योंकि एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। जैसे अगर नदी पर बांध बनेगा तो वहाँ के जो किसान हैं वहाँ पे रहते थे वहाँ उन्हें हटना पड़ेगा, तो उसके लिए तो विनाश हो गया। उसे घर से निकाल दिया जा रहा है उसके घर से, तो उसके लिए तो विनाश है। पर जहाँ नदी का बांध बनेगा, जो लोग बनवा रहे हैं उनके लिए तो विकास हो रहा है। तो किसी के लिए विकास विनाश भी बन सकता है। आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषता बताएं, यानी एक जो ऑलरेडी विकसित हो चुका है और एक विकास जिसमें चल रहा है। तो विकसित देश में नई तकनीक और विकसित उद्योग होता है, और रहन सहन भी अच्छे स्तर का होता है।
और हर व्यक्ति की आय जो होती है, पैसा कमाते हैं जो, वो अच्छी होती है। और साक्षरता दर यानी सभी पढ़े लिखे होते हैं। और विकासशील में औद्योगिक जो होते हैं पिछड़े हुए होते हैं। और प्रति व्यक्ति आय की जो होती है वो हर इंसान पे डिपेंड होती है। कोई ज़्यादा अच्छा कमाता है, कोई कम कमाता है, यानी निम्न होता है, कम होता है। साक्षरता दर भी कम होती है। और आप यहाँ पे और भी कोई रिलेवेंट पॉइंट लिख सकते थे। तीसरा प्रश्न है, आय के अतिरिक्त कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी पैसे के अलावा कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पैसे के अलावा यानी आय के अतिरिक्त यानी इनकम के अतिरिक्त जीवन में हमारे परिवार, आप परिवार के बिना भी नहीं रह सकते। एक बार पैसा को साइड में रखें, हम परिवार के बिना नहीं रह सकते, बिना काम के, बिना मित्रता के, सुरक्षा व समानता की भावना। अगर आपके पास कोई बहुत अमीर दोस्त है तो आप देखिए वो से ना दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उसके पैसों से, बिकॉज उसे पैसों से संतुष्टि नहीं मिलती। शांतिपूर्ण माहौल, ये सब भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि मुद्रा से केवल जो भौतिक वस्तुएं खरीदा जा सकती है, जो भाव है उन्हें नहीं खरीदा जा सकता। चौथा प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक जो विकास है, उसके लिए पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। साक्षरता यानी लोगों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। तो इससे तो ज्ञान और दक्षता प्राप्त होती है। रोजगार यानी लोग पढ़े लिखेंगे होंगे तो वो रोज़गार के लिए ढूंढेंगे और रोज़गार का स्तर बढ़ेगा, यानी लोगों को नौकरी भी देंगे। नई तकनीकी का प्रयोग करेंगे, यानी नई नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे। लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता होगी कि आपको स्वास्थ्य में कैसा डाइट प्लान वगैरह फॉलो करना चाहिए। और नए नए उद्योग भी स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। पांचवा प्रश्न है, इनको स्पष्ट करना है। शिशु मृत्यु दर, मैंने ऊपर ही बताया, शिशु मृत्यु दर वही होता है जब किसी एक वर्ष में 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के बच्चे की जो मरने की जो अनुपात होता है, हम उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। फिर है निवल उपस्थिति अनुपात। तो निवल अनुपस्थिति अनुपात होता है जब 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत या अनुपात, यानी उस वर्ष में मतलब 6 से 10 साल के बीच में जितने बच्चे स्कूल जाते हैं और टोटल 6 से 10 साल के बच्चे जितने होते हैं उसे ही डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है साक्षरता दर। क्या होता है साक्षरता दर? किसी देश या अन्य राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। यानी लोगों टोटल अगर यहाँ पे 36,000 लोग रहते हैं और उनमें से पढ़े लिखे 600 हैं, तो हमें ऐसे ही इसे डिवाइड करना होता है। अधिकांश ये प्रतिशत में दर्शाया जैसे, परंतु कभी कभी से प्रति कोटि पर 1000 पर भी दिखाया जाता है। छठा प्रश्न है, विकास की धारणता से क्या मतलब है, जल के उदाहरण की मदद से समझाइए। तो देश या विश्व का विकास होता है बल्कि भविष्य में भी भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है, ये नवीकरणीय उद्योगीय संसाधन है और इसका उपयोग सही प्रकार से जिससे भावी पीढ़ी भी उपयोग कर सके। जल की गुणवत्ता को नहीं हटने देना चाहिए हमें। सातवां प्रश्न है, एक विकासशील देश जो विकास में अभी चल रहा है का विकसित देश के साथ जो विकास हो चुका है उसके साथ अगर हम तुलना करें तो दो नए आधारपूर्ण मापदंड निकलते। तो क्या है, एक तो राष्ट्रीय आय, टोटल प्रति व्यक्ति आय और औसत आय, और मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट है जन सुविधाओं का क्या अर्थ है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में जन सुविधाओं के नाम लिखे, यानी लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं। तो सार्वजनिक सुविधाएं यानी ऐसी सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार जो सुविधाएं प्रदान करती है उन्हें हम जन सुविधाएं कहते हैं। ये जीवन विकास के लिए आवश्यक है और ये सुविधाएं सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और इन सुविधाओं के नाम हो जाएंगे जैसे रक्षा, जैसे लाइक आर्मी वाले होते हैं, अस्पताल, गली की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, सकारात्मक बस, बीमारियों से बचाव, ये सब क्या है हमारे लिए एक सुविधा है। अगर आपके आसपास अस्पताल नहीं होगा तो आपका बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए, तो एक सुविधा दे रखी है कि आपके घर के पास अस्पताल है। 9वां प्रश्न है, विकास क्या होता है, विकास के 2 पहलू क्या है। तो विकास जो है वो जीवन में प्रगति को और सुधार बतलाता है। विकास के पहलू है, अलग अलग लोगों के लिए विकास लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के विकास परंतु दूसरे, यानी एक के लिए अगर विकास है तो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। जैसे हम उदाहरण देखिए तो उद्योगपति बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं, परंतु किसानों के लिए क्या है, वो खेती ज़मीन उनसे विस्थापन करा जा रहा है, यानी उन्हें वहाँ से हटा दिया जा रहा है। 10वां प्रश्न जो है आपका,
इसमें आपको दे रखा है मध्य पूर्ण के देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी उन्हें विकसित क्यों नहीं कहा जाता। तो ये विकसित देश इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनका विकास का प्रदर्शन निम्नतर है, क्योंकि अधिकांश देशों में जो है वो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। धर्म के लोगों के लिए साथ भेदभाव होते हैं। साक्षरता दर निम्न होते हैं और लोगों के बीच असमानताएं होती हैं। स्वास्थ्य सूचक अच्छे नहीं है। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम अपना आखिरी प्रश्न करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके 2 लाभों का वर्णन करें। तो राशन वितरण की एक प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से बांटते हैं, उसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। और गरीब को इसे कम मूल्य पर राशन देते हैं और गरीबों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर को सुधारते हैं कि ये ऐसा ही राशन आपको देते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में है, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होगा थोड़ा हिंदी वर्ड्स में, बट आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर कोई भी गलती है तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। बट आपको ज़रूरत थी तो मैंने इसकी वीडियो डाल दी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।